तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील क्षेत्र में बने बरेली मंडल के सबसे लंबे कोलाघाट पुल पर आवागमन शुरू कराने को लेकर यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा है कि एक जटिल समस्या है, पुल गिरने से जिले का एक भाग मुख्यालय से कट गया है, इसलिए हम प्रयासरत हैं कि पुल पर आवागमन जल्द से जल्द शुरू हो सके, लेकिन लोगों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। पुल विशेषज्ञों और एजेंसियां इसको बनाने में लगी हुई हैं। इसके साथ ही जब तक वह एजेंसी, आपको बता दें कि एनओसी जारी नहीं करती, तब तक ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जिससे लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ की स्थिति पैदा हो। बिल्कुल, बहुत जटिल समस्या है और मैं समझ सकता हूं कि वो जिले का एक भाग कट जाता है। इसीलिए प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द पुल में आवागमन शुरू हो, मगर लोगों की सेफ्टी और किसी तरीके से उसमें कोई किसी तरीके का समझौता नहीं होगा। जब जो विशेषज्ञ हैं और जो एजेंसी लगाई गई है, जिसके ये मानक उसमें दिया गया है कि उसकी सेफ्टी और आवागमन उस पे ट्रैफिक चल सकेगा, जब तक उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त ना हो जाए, तब तक लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी तरीके का ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। तो वहीं नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 93 के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। इस दौरान सोसाइटी वासियों ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई का भारी विरोध भी किया। देखिए तस्वीर नोएडा की आपको दिखा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण पर ये कार्रवाई की गई है। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में ये बुलडोजर चलाया गया है, जिसका विरोध प्रदर्शन भी वहां मौजूद लोगों ने किया। तो देखिए नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती और इस सुरक्षा के बीच में बुलडोजर कार्रवाई की गई। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में बुलडोजर चलाया गया। हालांकि निवासियों ने इसका विरोध किया। अवैध अतिक्रमण पर इस तरीके की कार्रवाई की गई। तो ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी जहां पर अवैध अतिक्रमण पर यह कार्रवाई की है, बुलडोजर बाबा का चला है। हालांकि जब ये कार्रवाई की गई तो वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया। तो सुरक्षा के बीच में बाबा का बुलडोजर चला। अवैध अतिक्रमण पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। दिनांक 27 और 28 सितंबर 2022 को मांगेराम त्यागी और उनके कुछ समर्थकों द्वारा ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के बाहर एक धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना विधिवत नहीं था, ना ही इसकी कोई अनुमति ली गई थी। इस संदर्भ में थाना फेज 2 पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। तो पीएफआई और उसके समर्थन संगठनों को भारत सरकार ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है। इसको लेकर पूरे देश में जुमे की नमाज के बाद कुछ असामाजिक तत्व इसका विरोध कर सकते हैं। इसी को देखते हुए यूपी में भी अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही सहारनपुर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सहारन में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई, जिसको लेकर प्रशासन ने राहत की सांस भी ली है। आपको ये बता दें कि पीएफआई पर लगे प्रतिबंध पर देश में कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं। साथ ही अधिकतर लोग पीएफआई पर लगे प्रतिबंध को सही ठहरा रहे हैं और सरकार के इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ सहारनपुर जहाँ जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई, जिसके बाद प्रशासन ने सांस ली। तो यहाँ भारी सिक्योरिटी के बीच में जुमे की नमाज भी पढ़ी गई है और लगातार पैनी नज़र यहाँ रखी जा रही थी। ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखी जा रही थी, किसी भी तरीके का दंगा ना भड़के, असामाजिक तत्व ना हो, इसके चलते इस तरीके की कार्रवाई और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया गया। जी, इसमें हमने सभी पक्षों से बातचीत की है और संवेदनशीलता ऐसी कोई अभी सामने नहीं आई है। फिर भी एहतियात के तौर पर हमारे सारे पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारीगण सभी फील्ड में रहेंगे। पिछले कुछ दिनों में लगातार हमारे द्वारा रूट मार्च भी किया जा रहा है अलग अलग कस्बों में, संवेदनशीलता को देखते हुए।
पूर्ण सतर्कता सभी जगह बरती जाएगी और किसी प्रकार की कोई घटना होगी यदि तो उसमें अत्यधिक कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र बक्सर खालसा गांव के निवासी पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। आपको ये भी बता दें कि आरोपी की 18 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचकर सीओ सहसवान ने जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की ये कार्रवाई की। चंद्रसेन सनो बेदराम, इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है। तो वहीं सोशल मीडिया पर शिकायत के बाद मुरादाबाद पुलिस ने यातायात नियमों का पालन न करने पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल युवक वीडियो में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर किसी हैदरा अहमद नाम के युवक ने एक वीडियो पोस्ट की, साथ ही कार्रवाई के लिए मुरादाबाद पुलिस से संज्ञान लेने को कहा है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत खबर का संज्ञान लेते हुए एसपी ट्रैफिक की ओर से वाहन और चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मुरादाबाद की है जहां युवक ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया है। किसी ने इस वीडियो को बनाकर वायरल कर दिया और उसके बाद कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कार्रवाई करने का आश्वासन भी यहां पर दिया जा रहा है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। एक युवक जिस पे एक गाड़ी पे की छत पर बैठ के स्टंट कर रहा है, जिसका नंबर विजिबल है। नंबर को लेकर उस पर ई चालान ऐप से डिटेल निकाल लिए गए हैं। उसके विरुद्ध उसकी पहचान करके कार्रवाई की जा रही है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां छात्रों से स्कूल में टाइल्स उठवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कन्या इंटर कॉलेज सूरजपुर में पढ़ाई की जगह छात्रों से मजदूरी का काम कराया जाता है। बता दें कि स्कूल में टाइल्स का कार्य चल रहा है, जिसमें छात्रों से ही स्कूल में टाइल्स उठवाई जा रही है। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर का है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से छात्रों से टाइलें उठवाई जा रही हैं। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल का है, जहां पर छात्र कर रहे हैं मजदूरी का काम, उनसे टाइलें उठवाई जा रही हैं। अब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर में स्याना विधानसभा पहुंचे अपना दल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। बता दें कि स्याना विधानसभा से निकाय चुनाव में वेस्ट यूपी में बीजेपी के साथ नगर निकाय चुनाव में अपना दल पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। अपना दल पार्टी ने बुलंदशहर से स्याना विधानसभा क्षेत्र स्थित PWD गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव अवधेश नरेश वर्मा ने सदस्य अभियान की शुरुआत की। नेताजी अभी हाल ही में कुछ बीजेपी तो हम सहयोगी दल के रूप में हैं बीजेपी के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना संगठन मजबूत नहीं करेंगे। भाजपा के सहयोगी दल बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र में साथ छोड़ते जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां हमारा संगठन का काम चल रहा है बड़ा स्तर पर। 2024 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है? ये तो हमारा नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो डिसाइड करते हैं, हम लोग उन्हें निर्देशों का पालन करेंगे। तो वहीं अब बात अमरोहा की करेंगे, जहां रिश्वत लेते दरोगा का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो में दरोगा 5000 रुपए की रिश्वत लेते दिखाई दे रहा है और पैसे लेकर बेड के गद्दे के नीचे छुपा दिया, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दरोगा ने जमीन पेमाइश के नाम पर 10,000 रुपए मांगे थे, वही काम नहीं होने पर पीड़ित ने वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। तो यूपी के शाहजहांपुर में जलालाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने किसानों की शिकायत पर खाद की दुकान पर छापेमारी की, जहां नकली खाद बनाते और बिक्री करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार किए गए नकली खाद के कारोबारियों के पास से भारी मात्रा में नकली खाद बरामद की गई है। इसके साथ ही नकली खाद के ये कारोबारी किसान को नकली खाद असली बताकर बेचा करते थे। गिरफ्तार किए गए नकली खाद के कारोबारियों को पुलिस जेल भेजने की तैयारी में अब जुट गई है। तो वहीं बिजनौर में छात्र की हत्या मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। अब मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन से आरोपी को फांसी की सजा की मांग की है। आपको ये भी बता दें कि एक सहपाठी ने बीती शाम दोस्त की गला रेतकर हत्या कर दी थी। थाना नगीना के बड़ापुर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए बिजनौर की, जहां छात्र की हत्या के मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ शव को सड़क पर रखकर जाम किया गया और ये मांग की गई कि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। घटना हुई है, हम आपके साथ हैं। आगे भी इसमें जो आप सब लोग मालूम है कि हमारे सारे अधिकारी डीआईजी साहब तक यहाँ आए, जो है घटना स्थल का मुआयना सभी लोगों ने किया और घटना के बारे में जानकारी ली। हमने अभी मंगवा करके आपका प्रस्ताव भी आपका जो है डीएम साहब के यहाँ पहुँच गया है। तो वहीं गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके के सिद्दकी नगर में एक पिता ने अपनी बेटी और पत्नी के फावड़े से काटकर हत्या कर दी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में अब जुट गई है। पुलिस ने मौके से आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पति ने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस को सूचना मिली है लगभग 12:30-1 बजे के बीच में एक घर के अंदर 2 लाश मिली है और उसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर आया। एसएचओ और सीओ और एडिशनल पे हम स्वयं मौके पर आए। हम लोग पूरा जांच किया है। जांच के बाद ये निकल के आई है, ये जो औरत है उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होगी और एक लड़की है उसका 14 साल के आसपास होगी और दोनों का लाश दिखाई पड़ी वहाँ पे। उसका जो पावड़ा से मारा लग रहा है वहाँ पे ऊपर दिखाई पड़ा उसका शरीर वगैरह देखने में। और बाद में अभी पता चला है उसका हत्या जो महिला का पति ने किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की फुगाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों का कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध नशे की खेप बरामद की है, जिसमें लाखों रुपए की कीमत की हजारों नशे की गोलियां, कैप्सूल और इंजेक्शन मौजूद हैं। ये नशे के सौदागर मेडिकल स्टोर से नशे की दवाइयां युवाओं को अधिक दामों में बेच देते थे। आपको ये भी बता दें कि मुजफ्फरनगर में एसएसपी विनीत जायसवाल के निर्देश पर ये जीरो ड्रग्स अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते गुरुवार को फुगाना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों को बेचने का काम करने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बहरहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। महोदय के निर्देश में ड्रग्स की रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत फुगाना पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए हैं। ये नशीली दवाएं हैं, इंजेक्शन्स हैं, जिनका उपयोग युवा करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। फुगाना, बुढ़ाना और मुजफ्फरनगर में इसके लिंक जुड़े हुए हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ की गई है। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और ये लगातार बड़े पैमाने पर गांव के नए लड़कों को ये दवाएं बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के नशे के लिए बेच रहे थे। जैसे यहाँ भर्ती चल रही है तो उसमें भी इस्तेमाल होगा। इसकी विस्तृत पूछताछ इनसे की गई है कि किन किन लोगों को बेचा गया है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी पूरी जानकारी की जा रही है, पूरी पूछताछ जारी है। तो मेरठ के नील गली स्थित हलदर ज्वेलर्स के शोरूम में लगभग 7 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के गहने चोरी हो गए हैं। चोर सोना, कैश और हीरा लेकर फरार हो गया। शोरूम मालिक ने पुलिस में चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के साथ ही चोर पर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। आपको बता दें कि शोरूम मालिक ने एक कर्मचारी पर चोरी का आरोप लगाया है। पुलिस उसकी अब तलाश कर रही है।
थाना दिल्ली गेट के अंतर्गत एक ज्वेलर उनके द्वारा तहरीर दी गई कि उनके यहाँ 2 कारीगर जो बंगाल के थे, पश्चिम बंगाल के थे, वो काम करते थे और उनको उन्होंने कुछ सोना गहने बनाने के लिए दिए थे और जब वो उनसे संपर्क करने का प्रयास किया तो उनसे संपर्क नहीं हुआ फ़ोन पे और उसके बाद उनका फ़ोन भी बंद हो गया और उनका जो सोना था उन्होंने वापस भी लौटाया नहीं। उनके द्वारा थाना दिल्ली गेट पे धारा 406 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया और दोनों ही जो फरार उनके जो नौकर हैं जिनको उन्होंने सोना दिया था, कारीगर जो हैं जो सोने का आभूषण बनाते हैं, वो फरार चल रहे हैं। पुलिस द्वारा उनको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे जो भी उनका रिकवरी वो की जाएगी। तो मेरठ में परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। युवक का बिना सिर वाला शव घर के पास के ही गांव के खेतों में पड़ा मिला है। पुलिस पिछले 4 दिनों से सिर की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक ना तो पुलिस को दीपक का सर मिला है और ना ही आरोपी तक वो पहुंच पाई है। पुलिस जांच में ये पता भी चला है कि युवक का किसी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी के आधार पर पुलिस अब कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। 27 तारीख की सुबह थाना परीक्षितगढ़ के अंतर्गत एक युवक का शव खेत में मिला था। युवक के परिजनों की तहरीर के आधार पर धारा 302 के अंतर्गत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस के द्वारा इसमें जो प्रारंभिक जो शुरुआत में विवेचना की गई है, इसमें काफ़ी रंजिशें निकल कर आई हैं और इसमें जो मृतक है उसकी काफ़ी झगड़े भी लोगों से हुए थे। हर एक रंजिश पे, हर एक लाइन पे काम किया जा रहा है और जल्दी घटना का इसमें अनावरण किया जाएगा। अभी तक जो डिजीज़ है, जो मृतक है, उसका जो डेड बॉडी का जो शर है वो नहीं मिल पाया है, लेकिन पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी जैसे ही की जाएगी उससे पहले ही या उस दौरान इसमें जो बचा हुआ पार्ट है उसको बरामद कर लिया जाएगा। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को अभियुक्त के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी बरामद की गई है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको सहारनपुर की दिखा रहे हैं। शातिर चोर को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त से 4 बाइक और 3 स्कूटी भी बरामद की गई है। तो कानपुर के गर्ल्स हॉस्टल में आपको बता दें कि कर्मचारियों की तरफ से बनाए गए अश्लील वीडियो का मामला सामने आने के बाद अब बुलंदशहर में तैनात एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने सफाई दी है। उन्होंने ये कहा है कि मेरा और मेरे किसी परिजन का हॉस्टल से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। एक प्रकरण मेरे नॉलेज में भी कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया है कि इस तरह का कोई बोर्ड लगा हुआ सारी वो उससे कोई दूर दूर तक मेरे या मेरे किसी रिश्तेदार का कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है और मैं स्वयं मांग करता हूँ कि उसकी गहराई से जाँच किया जाए और जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई। तो वहीं एटा में बीमारी और आर्थिक तंगी से तंग आकर बुजुर्ग महिला ने हजारा नहर में छलांग लगा ली। महिला को गोताखोरों ने हजारा नहर से बाहर निकाला। गोताखोर जुगेंद्र सिंह राठौर ने महिला को हजारा नहर से बाहर निकाला है और पूरा मामला थाना कोतवाली देहात के हजारा नहर का है। तो देखिए वो तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से बुजुर्ग महिला को नहर से बाहर निकाला गया। बुजुर्ग महिला ने नहर में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद गोताखोरों ने इस महिला को बाहर निकाला। तो ये देखिए पूरा मामला आपको एटा का बता रहे हैं। आर्थिक तंगी से परेशान होकर इस महिला ने छलांग लगा दी थी। हालांकि वक्त रहते गोताखोरों ने महिला को पकड़ लिया और उसके बाद उसकी जान बच गई। अम्मा बना आ जाओ, उठा लो। तो पीएम मोदी ने देश के तीसरे वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे दी है। ये ट्रेन गुजरात के गांधीनगर से मुंबई के बीच चलेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने ट्रेन में सफर भी किया। आइए आपको इस ट्रेन की खासियत बताते हैं। आज 21वीं सदी के भारत के लिए, आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को तीसरे वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे दी है।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच स्वदेशी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और अपग्रेडेड वर्जन को हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी ने रवाना किया। इससे पहले उन्होंने ट्रेन का जायजा भी लिया और फिर ट्रेन में सफर भी किया। सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं और वंदे भारत ट्रेन की सफलता इन्हीं में से एक है। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान 75वें वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को जोड़ेगी। वंदे भारत की तीसरी ट्रेन के लॉन्च होने के एक दिन पहले रेल मिनिस्ट्री ने इसका शेड्यूल जारी किया था। वंदे भारत ट्रेन हफ्ते में 6 दिन अहमदाबाद से मुंबई के लिए चलेगी। ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल से सुबह 6:10 पर निकलकर 12:10 पर गांधीनगर पहुंच जाएगी। वहीं वापसी में 5 बजे गांधीनगर से निकलकर शाम 8:35 पर मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएगी। मुंबई से अहमदाबाद तक का सफर पूरा करने में ट्रेन को 5 घंटे 25 मिनट का समय लगेगा, जबकि गांधीनगर तक ट्रेन को पहुंचने में 6 घंटे 20 मिनट लगेगी। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में 2 रूटों नई दिल्ली श्री वैष्णो देवी माता कटरा और नई दिल्ली वाराणसी के बीच चल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी स्पीड, सेफ्टी और सर्विस के लिए जाना जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक चल सकती है और इसमें शताब्दी ट्रेन जैसी ट्रेवल क्लास है जो कि पैसेंजर्स को बेहतर सर्विस देती है। यह लोगों को पहले से कहीं कम समय में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देती है। इसके अलावा सभी कोच में ऑटोमेटिक दरवाजे, एक जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना प्रणाली, मनोरंजन प्रयोजनों के लिए ऑनबोर्ड हॉटस्पॉट, वाईफाई और बहुत ही आरामदायक बैठने की जगह है। वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास में रोटेटिंग कुर्सियां और बायो वैक्यूम शौचालय भी है। वंदे भारत में लगे सभी शौचालय बायो वैक्यूम है। लाइन की सुविधा ड्यूल मोड में है। इसमें सामान्य रोशनी के लिए फैली हुई है और इसके साथ ही प्रत्येक सीट पर भी व्यक्तिगत तौर पर लाइट की सुविधा है। वंदे भारत की एग्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों के किनारे की झुकने वाली सीट की सुविधा दी जा रही है और वही सुविधा सभी क्लास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। एग्जीक्यूटिव कोच में 180 डिग्री घूमने वाली सीटों की अतिरिक्त सुविधा है। ट्रेन में टच फ्री सुविधाओं के साथ बायो वैक्यूम शौचालय भी होंगे। हर कोच में पेंट्री की सुविधा। हर कोच में गर्म भोजन के अलावा गर्म और ठंडे पेय परोसने की सुविधाओं के साथ एक पेंट्री की सुविधा होगी। यात्रियों के आराम के लिए गर्मी और शोर को बहुत कम स्तर तक रखने के लिए गर्मी को कम करने की सुविधा है। प्रत्येक वंदे भारत एक्सप्रेस में कुल 1128 यात्रियों की बैठने की क्षमता है। नई ट्रेन में ये है सुरक्षा पहलू। ट्रेन में बेहतर सुरक्षा के लिए वंदे भारत 2.0 ट्रेनों में कवच ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की सुविधा दी गई है। इसके तहत हर कोच में 4 इमरजेंसी विंडो जोड़े जाने से सुरक्षा में और सुधार होगा। कैमरों की संख्या बढ़ाई गई। 2 के बजाय कोच के बाहर रियर व्यू कैमरों सहित प्लेटफॉर्म की तरफ 4 कैमरे लगाए जाएंगे। ट्रेन के बेहतर नियंत्रण के लिए नए कोचों में लेवल 2 सेफ्टी इंटीग्रेशन सर्टिफिकेशन है। वंदे भारत 2.0 में सभी विद्युत कक्षों और शौचालयों में एरोसिल आधारित आग का पता लगाने और उससे रोकने की प्रणाली के साथ बेहतर अग्नि सुरक्षा उपाय भी होंगे। इमरजेंसी लाइटिंग की सुविधा। बाढ़ से बचाव के लिए वंदे भारत के कोचों में नीचे की तरफ झटकाने वाले बिजली उपकरणों के लिए एक बेहतर फ्लड प्रूफिंग व्यवस्था स्थापित की गई है। इसके तहत ट्रेन में 400 मिमी की तुलना में 650 मिमी की ऊंचाई तक बाढ़ का सामना कर सकेंगे। ट्रेन में बिजली गुल होने की स्थिति में हर कोच में 4 इमरजेंसी लाइटिंग होगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
तो इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।